अच्छा रहेगा। लेकिन आई थिंक एज अ फैन या फिर इससे ज़्यादा हो गया, बस हो गया। आई थिंक रोना धोना सब लगा रहेगा, हो गया खत्म। पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस का मैच भाई, जितनी गाली दे सकते हो ना भाई उतनी गाली देना है इस मैच को। अगर इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना होता ना, अगर इसमें रोनाल्डो की उस इमोशनल स्टोरी या फिर रोनाल्डो की उस लास्ट डांस वाला वो एक इंसेंटिव ना होता, एक इमोशनल बॉन्ड ना होता, मेरे को नहीं लगता कि भाई वो कोई भी कितना भी पिया हुआ हो, कितना भी भंड हो, वो इस मैच को देख सकता है कि भाई कैसे, भाई इरिटेशन नाम की चीज़ होती है ना, वो इस मैच को देख के हो गई। वो इस मैच को देख के कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि क्यों भाई बाल नोच लूं मैं। वो हर एक रीजन जिस वजह से एक फुटबॉल फैन फुटबॉल देखता है वो इस मैच से गायब था। इस मैच से थोड़ा सा कम इरिटेशन मेरे को नेदरलैंड वर्सेस, उसमें भी फ्रांस जीती, चूतिया भाई। मतलब ठीक है भाई, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वो वाली चीज़ होती है ना कि जीतना मायने रखता है, कैसे खेले वो मायने रखता है, लेकिन जो इतने 2-2.5 घंटे अपने दिए होंगे उसके लिए ये भी मायने रखता है कि वो क्यों देख रहा है ये चीज़। बट अब जब देखा ही है तो इस पर बात कर लेते हैं। और इसी के साथ भाई यहाँ पर टोनी क्रूस भी अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो जर्नी भी खत्म हो गई है। शायद से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो फिर भी हम एक बार को अल सैक्सी नसर की जर्सी में हम देख लेंगे, शायद से टोनी क्रूस को अब कभी हम किसी भी जर्सी में नहीं देखने वाले। सो एज अ रियल मैड्रिड फैन एक अच्छी चीज़ है कि एम्बापे एंड द फैक्ट्री वो यहाँ पर फाइनल सेमीफाइनल खेलने वाली है। लेकिन एक तरीके से यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, टोनी क्रूस, लुका मॉड्रिच, जो बड़े बड़े जो ओल्ड लेजिट यहाँ पर अगर हम बात करें ओजीज लेजेंड है भाई, उनका सफ़र यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। डेफिनेटली भाई ये एक काफ़ी इमोशनल चीज़ है। लेकिन अगर इस मैच की बात करें ना, हम पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस की बात करें, इसमें से आप शायद से कोई मैन ऑफ द मैच निकाल नहीं सकते। शायद से आप पेपे को आप एक मैन ऑफ द मैच दे सकते हो। आप एक तरीके से अगर पेपे के बाद किसी का नंबर आता है तो वो कोस्टा का नंबर आता है, या फिर हम बात करें फ्रांस की, अगर हम साइड से बात करें तो विलियम सालिबा का नंबर आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि चुआमेनी की परफॉर्मेंस की बात आती है। इसके अलावा भाई किसी ने कुछ ढंग का खेला ही नहीं है। लेकिन सबसे पहले दो सबसे बड़े सवाल की बात करते हैं। पहली चीज कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिड पुट अ स्टिंकर और नॉट। अब देखो ये पार्शियल है। अगर आपकी टीम यहां पर आपको क्रॉस डाल रही है और वो क्रॉस टट्टी से भी ज्यादा टट्टी है, और फिर कल को वो आके ये कह देते हैं कि हम तो क्रॉस तेरी वजह से डाल रहे थे, अब नहीं बन पा रहा, उसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन हम तो तेरी वजह से डाल रहे थे, तो शायद से हाँ रोनाल्डो की गलती है। रोनाल्डो की मूवमेंट की बात करें या फिर रोनाल्डो के अगर हम प्रेसिंग की बात करें, रोनाल्डो के पासिंग सेंस की बात करें, डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो चीचड़े उड़ा रखे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। लेकिन मेरा यहाँ पर इस चीज़ को देखने के दो पहलू हैं। देखो पहली बात, अगर हम खुद क्रिस्टियानो की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की परफॉर्मेंस सिर्फ इस गेम में नहीं बल्कि पूरे ग्रुप स्टेजेस और उसके परफॉर्मेंस में उसके स्टैंडर्ड की आ ही रही है। और ये एक रीज़न है ना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहली बार किसी ग्रुप स्टेज में गोल नहीं मारा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मॉरल सपोर्ट की अगर हम बात करें या फिर होल ऑरा की बात करें, वो पॉजिटिव दिख रहा था। लेकिन पहली बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाह कर भी इस टीम को सपोर्ट कर नहीं पाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ हमेशा एक चीज होती थी कि रोनाल्डो चाहे इधर डगमगा रहा हो या फिर पूरी टीम डगमगा रही हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपको स्कोर बोर्ड पर नंबर दिखते थे तो हमेशा 90% चांसेस देते कि वो नंबर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने डाले, और इस बार वो नंबर्स नहीं थे। इस बार वो नंबर टीम के भी नहीं थे और इस बार वो नंबर रोनाल्डो के भी नहीं निकले। तो सबसे बड़ा जो एक पॉइंट था कि एट द एंड ऑफ द डे रोनाल्डो कैरी कर रहा है ना, वो हो नहीं पाया। दूसरी चीज ये थी कि कोई और प्लेयर स्टेप अप ही नहीं करा, और शायद से वो इस छतरी के नीचे, इस अम्ब्रेला के नीचे या फिर इस शीशे के पीछे छुप सकते हैं कि जो भी हो रहा था वो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से हो रहा था। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, राफेल लियाओ, डियोगो जोटा, पता नहीं कितने ऐसे तमाम प्लेयर्स हैं जो कि अपने आप में गेम चेंजर है। लेकिन आज शायद से यहाँ पर रॉबर्टो मार्टिनेज की बात करें या फिर रोनाल्डो के सागा या फिर पूरे ईगो ड्रामे की बात करें सोशल मीडिया के हिसाब से, ये सारे के सारे प्लेयर उस शीशे के पीछे छुप सकते हैं, क्योंकि इनको स्टेप अप नहीं करना था। स्टेप अप सिर्फ एक प्लेयर को करना था, इनको बस रोनाल्डो की मदद करनी थी स्टेप अप करने के लिए। कितना सच है कितना नहीं, ये भाई अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आई थिंक मैं इसमें बायस हो सकता हूँ या फिर मैं शायद से बायस भी नहीं हो सकता हूँ, लेकिन आई थिंक यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किसी भी एंगल से शायद से पहली बार पोर्चुगल को सपोर्ट कर नहीं पाए, डिस्पाइट कि रोनाल्डो ने वो कोऑपरेशन की बात करें या फिर रोनाल्डो ने वो टीम लीडरशिप और मोराल की बात करें, हमेशा उसको पॉजिटिव साइड पे रखा।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पोर्चुगल बाहर होगी और उसका एक ब्लेम तो रोनाल्डो को भी देना पड़ेगा। बाकी सारे तो शीशे के पीछे छुपेंगे, शायद से कोई यहाँ पर सवाल जवाब नहीं करने वाला कि क्या बर्नार्डो सिल्वा स्टेप अप कर पाया, क्या ब्रूनो फर्नांडिस स्टेप अप कर पाया, क्या रॉबर्टो मार्टिनेज के पास रोनाल्डो के अलावा कोई प्लान था, क्या रॉबर्टो मार्टिनेज के पास रोनाल्डो को यूज करने का कोई प्लान था, या फिर रॉबर्टो मार्टिनेज के पास रोनाल्डो को एक सही तरीके से यूज करने का भी कोई प्लान था या फिर नहीं था। आई थिंक सारी स्टोरी पोर्चुगल में इसी के बेसिस पे थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल मारेगा या नहीं मारेगा। अगर मार देता तो एक बार को आप शायद से रोनाल्डो को बैक भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि रोनाल्डो गोल ही नहीं मार पाया तो आई थिंक यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि एट द एंड ऑफ द डे चाहे कितने कॉन्स हो चाहे कितने प्रोज हो, जो चीज़ हमेशा से कांस्टेंट थी आज पहली बार टूर्नामेंट में वो नहीं दिखी कि ना ही नंबर्स आए यहाँ पर पोर्चुगल के, और क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो नंबर पुट कर नहीं पाया। आई थिंक इस गेम की अगर हम बात करें, गेम काफ़ी केजी था, पोर्चुगल ने यहाँ पर कमान संभाली। एट टाइम्स आपको दिखता है कि पोर्चुगल यहाँ पर कुछ क्रिएटिव है, लेकिन धक के 3 पात के हिसाब से यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ढूंढने की कोशिश थी, और अगर ढूंढने की कोशिश थी आई एम डेफिनेटली फॉर श्योर इससे टट्टी क्रॉस तो कोई डाल ही नहीं सकता। मतलब भाई रोनाल्डो का इरिटेट होना बहुत बनता है भाई, मतलब बनता है, मतलब मेरे को लगता है कि हाफ टाइम पे उसको ही कह देना चाहिए कि भाई मत ढूंढो मेरे को, अगर ऐसे ढूंढना है तो मत ही ढूंढो। पर वो है ना कि एफर्ट डालने हैं तो भाई ढंग से डाल दो, एफर्ट डाल रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एफर्ट, ऐसा फील हो रहा था। पोर्चुगल यहाँ पर रोनाल्डो को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, ये आइडिया था, लेकिन पोर्चुगल यहाँ पर लेजिट क्या सही में कुछ बनाकर रोनाल्डो को ढूंढ रही थी या फिर सिर्फ वो बस ढूंढ रही है क्योंकि उनको शायद से ऐसा बस पट्टी पढ़ा दी गई है, ऐसा आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरी टीम को किसी एंगल से मदद कर रहा था? अब देखो यहाँ पर रोनाल्डो का एक हमेशा से तरीका रहा है कि वो ड्रॉप डीप करके बॉल को टच करता है, लेकिन आई थिंक उससे प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर एज की बात करें तो ये तो डेफिनेटली फॉर श्योर है कि अब जितना भी प्लथोरा यहाँ आर्सेनल है वो कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेड है, वो ज्यादा चीजें कर नहीं सकता। जैसे सालिबा की बात करें तो उससे वो 1-to-1 जा नहीं सकता, वो यहाँ पर विंग से गेम को 1v1 ड्रिबलिंग में कटा नहीं सकता, और डेफिनेटली यहाँ पर वो अब इंटेंस प्रेस भी नहीं कर सकता और उस पर पेस भी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इतनी सारी लिमिटेड होने के बाद यहाँ पर जो चीज बचती है वो ये कि पेनल्टी बॉक्स के आसपास वो रहे। ऐसे में यहाँ पर अगर 5-3-4 डिफेंडर के बीच में सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहेगा तो ऑफ कोर्स दैट्स अ रेसिपी फॉर फेलियर। और ये चीज आपको देखने को मिलती है कि डिस्पाइट राफेल लेआओ बहुत बढ़िया कटार था, डिस्पाइट की पोर्चुगल बढ़िया डोमिनेशन रख रही थी, बढ़िया पोजीशन रख रही थी, ये गेम कभी पोर्चुगल के हाथ में आया ही नहीं। कितनी बार आपने इस गेम में एक्चुअली में माइक मैग्नन की बात करें या फिर फ्रांस के डिफेंस की बात करें, उनको डरते हुए देखा है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन कभी बनाया ही नहीं। काफी लोग कहेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मदद नहीं करी, लेकिन मैं कहूंगा कि कितने शॉट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस गेम में लिए हैं, कितने हेडर जो कि रोनाल्डो ने हगे हैं कितने लिए हैं, कितनी बार रोनाल्डो ने ड्रिबल का अटेम्प्ट किया जिसमें फेल हुआ, कितना हुआ ऐसा। शायद से यहाँ पर पास और फेल का तो तब सवाल होता है ना जब कुछ चीज अटेम्प्ट की गई हो, ये तो अटेम्प्ट भी नहीं है ना। तो रोनाल्डो को यूज करा, कैसे करा, रोनाल्डो ने उसका कितना फायदा उठाया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। रोनाल्डो को गेम में ही नहीं ला पाए, दैट्स अनदर स्टोरी। फ्रांस की अगर हम बात करें, आई थिंक इस पूरे रोनाल्डो सागा में और पोर्चुगल बाहर हो गई, इसमें आई थिंक ये लोग भूल रहे हैं कि एम्बापे कैसे स्टिंकर पुट कर रहा है इस पूरे यूरोज में। आई थिंक एक बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे सकते हो कि यहाँ पर एम्बापे को मास्क की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, बट स्टिल किलियन एम्बापे एट हिज प्राइम यहाँ पर स्टिंकर पे स्टिंकर, और ये फ्रांस इतना एंटी फुटबॉल खेलता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है भाई। मतलब लेजिट आई डोंट थिंक कि स्पेन यहाँ पर फ्रांस को जीतने का मौका ना ही देना चाहिए और ना ही ये जीतनी चाहिए भाई। आई थिंक फ्रांस डिस्पाइट जो भी है मेंटालिटी है, मॉन्स्टर मेंटालिटी, लेकिन इस तरीके का फुटबॉल, इस तरीके की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अभी तक इन्होंने ओपन प्ले से गोल मारा नहीं है। यहाँ पर पेनल्टी से हरा दिया, यहाँ पर एक पेनल्टी मार दी, उसके बाद यहाँ पर 2 ओन गोल लिए, इस बेसिस पे ये सेमीफाइनल खेल रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि इन्होंने यहाँ पर जर्मनी को बाहर किया, पोर्चुगल का बाहर बनता भी है, मैं तो चाह रहा था कि दोनों को ही बाहर कर दो जिस तरीके का फुटबॉल खेल रहे थे, बट फ्रांस की तरफ से भी कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि दोनों टीम शुरुआत से मान के बैठी हुई है कि पेनल्टी शूट आउट पे ही जाना है, लेकिन और सही बात तो बताऊं तो पेनल्टी शूट आउट पे इट्स एनीवन्स गेम। और जाओ फेलिक्स को अगर तुम ब्लेम कर रहे हो विद इस बार्सिलोना रूट्स या फिर एथलेटिको मैड्रिड रूट्स, भाई बहुत बहुत गलत दिशा में जा रहे हो। यू जस्ट कैन नॉट ब्लेम एनीवन। जाओ फेलिक्स क्या प्रोपेगेंडा है क्या नहीं है, बहुत गलत जा रहे हो अगर तुम एक पेनल्टी शूट आउट का किस, क्योंकि मत भूलना कि यही क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी हो सकता था, यही कोई और भी हो सकता था, और शायद से यहाँ पर क्या पता यहाँ पर पेनल्टी शूट आउट पर जाता ही नहीं, यहाँ पर फ्रांस पहले ही गोल मार देती, तो इट्स एन एनीवन्स गेम।
बट अगर किसी गलती को आप यहाँ पर जाओ फिलिक्स पे ब्लेम करोगे, दैट्स नॉट अ गुड थिंग भाई, नहीं करना चाहिए, चाहे कितने ही रो रहे हो। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं जर्मनी वर्सेस स्पेन की, जहां पर अगेन भाई स्पेन ने अनबीटन रिकॉर्ड को बरकरार रखा है और जर्मनी को बाहर कर दिया उनके होम में। टोनी क्रूज को यहाँ पर रिटायर करवा दिया और डिजर्वेडली सो भाई। मैं यहाँ पर कहूँ कि जर्मनी की बुराई करने से बढ़िया ये है कि स्पेन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस तरीके से भाई वो खेलते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर सेमीफाइनल में काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं, काफ़ी की प्लेयर्स मिस करने वाले हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और वो भी फ्रांस के अगेंस्ट, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्लेयर्स चाहिए अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे। लेकिन इस गेम की रेफरिंग बहुत गंदी हुई थी। आई थिंक जर्मनी काफ़ी रेकलेस खेल रही थी, टोनी क्रूज पर्टिकुलरली। पेड्री को यहाँ पर इंजरी हो गई, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर रेफरी ने कहीं ना कहीं बायस रखा और रेफरी गेम के टेम्पो को और कहीं ना कहीं सेट ऑफ बाउंड्रीज, एक कोड ऑफ कंडक्ट कभी मेंटेन ही नहीं कर पाया, जिससे मैच का मजा थोड़ा खराब हो जाता है। पर्टिकुलरली जब पेड्री ऐसा प्लेयर इंजरी के चलते बाहर जाए तो कहीं ना कहीं आपको लगता है। लेकिन लोग आपको मोराटा, लोग आपको निको विलियम्स, लोग आपको लमीन यमाल की चौंध में कहीं ना कहीं खो मत जाना कि फाबियान रुइस और रॉड्री भाई बैलेंडोर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइप परफॉर्मेंस दे रहे हैं दोनों मिडफील्ड से। डैनी ओल्मो की बात करें तो वो भी ढंग का खेल रहा है। पता है स्पेन की सबसे खास बात ये है कि ये हर एक चीज को डॉट टू डॉट कनेक्ट कर पाते हैं। अगर ये विंग का विंग सिस्टम खेल रहे हैं तो वो इतना लीथल होता है कि डेफिनेटली फॉर श्योर आप डिफेंड नहीं कर सकते। अगर ये सेंटर प्रोग्रेशन करते हैं तो मोराटा यहाँ पर एज अ फर्स्ट लाइन खेलता है और मोराटा ही है। आप कितना ही कर लोगे, मोराटा के लाइक लीथल नहीं है, मोराटा ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन मोराटा जो करता है उसको इनफ कर देता है कि पूरी टीम यहाँ पर उसको कॉम्प्लीमेंट और पूरी टीम का यहाँ पर फायदा हो। डिफेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चाहे नाचो की बात करो, चाहे कारवाहाल की बात करो, चाहे लेनोमैट की बात करो या फिर कुकुरेया की बात करो, ब्रिलियंट, इससे बेहतरीन डिफेंस और कॉन्फिडेंट डिफेंस आप मैंने नहीं देखा है यूरोप पे। जबकि इससे अच्छी ऑन पेपर मतलब ये डिफेंस लाइन, और चाहे आप विलियम सालिबा, उपामेकानो की बात करो, चाहे आप श्लॉटरबैक और रूडिगर की बात करो, चाहे आप रूबन दियास पेपे की बात करो, इन सब की बात करो, लेकिन फिर भी ये निकल के आया है। बट ऐसा नहीं है कि स्पेन दिक्कत में नहीं आई। स्पेन ने यहाँ पर जानते हुए कि सिर्फ एक गोल की लीड है, उसके बावजूद उन्होंने अपने तीनों अटैकर्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये बहुत ही गंदी प्लानिंग थी। आई थिंक यहाँ पर मिकेल मरीनो का जो गोल था बचा लिया कि ये पेनल्टीज पे नहीं गया या फिर एक्स्ट्रा टाइम में जर्मनी मार देती, क्योंकि जर्मनी को आप रोक नहीं सकते, जर्मनी को आप एक गोल की लीड पे रोक नहीं सकते। ये चीज स्विट्जरलैंड से सीखनी चाहिए थी और बाकी गेम से भी देखना था। जर्मनी जहां प्रॉब्लम में आई ना वो ये था कि भाई स्पेन बस डिफेंड कर पाई थी। लाइक हावर्ट्स का ये गेम सबसे घटिया गेम होगा जो मैंने हावर्ट्स का गेम देखा है। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि नंबर 8 से वो कान से जोन 14 में से वो स्पेस बना रहा है या फिर कौन सी स्पेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए दे रहा है। भाई वो घटिया गेम था, बहुत ही घटिया गेम था हावर्ट्स का। फुल क्रुक की अगर हम बात करें तो फुल क्रुक पर डेफिनेटली यहाँ पर उसने 2-3 शॉट लिए जो गेम बनाया। फ्लोरियन विट्स की बात करें, मुसियाला की बात करें, थोड़ा सा पहले डाउट था, लेकिन इस गेम में दोनों काम कर जाते हैं। बट वही वाली बात है ना कि यहाँ पर टू लेट टू डू समथिंग हो गया था। और इससे पहले कि जर्मनी जैसे एक्स्ट्रा टाइम में, क्योंकि स्पेन तो देखो टूथलेस थी, स्पेन तो अपाहिज हैंडीकैप हो चुकी थी एक तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने सब्स्टिट्यूशन करे थे। लेकिन जर्मनी इससे पहले कुछ करती अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, एक बार फिर से यहाँ पर स्पेन ने मिकेल मरीनो के थ्रू यहाँ पर जर्मनी को बाहर कर दिया। और एक जर्मनी वर्सेस स्पेन का गेम था जिसमें मजा आया, डिस्पाइट सिर्फ यहाँ पर 2 ही 3 गोल